रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चट मंगी पट शादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है, जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें। माँ, रश्मि को यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, पैसा या राज नहीं। बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है। देखो, ये है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। मम्मी, शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय मेरी माता, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर ला बिठा दिया। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहां न जाने कितने लड़कों से गुलु गुलु करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फंसाने के लिए। मां, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है, और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं भी तो था उस ऐप पर। पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है। सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है। अमर, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? ये सब देख रही हो ना, इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। एक तरफ अमर और रश्मि की ये बात चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है। सब एकदम चुप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कुछ ना सुनाई दे। पति की बात सुन सास चुप होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी। रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है। अरे कौशल्या, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे, और अब ये लोग खुद न जाने कहां कहां मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दिन धर्म, कैसा ईमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं, और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है। अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत? तू ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू। और पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया, जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं, और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो? ये तो गलत है। न जाने कौन क्या है, कितना झूठ कितना सच है। अरे पर सोचो, जब तुम किसी के बताए रिश्ते को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लगा सकती हो? जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो। अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना।
अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं, फिर इसमें सिर्फ बच्चे ही गलत कैसे? सहेलियों की बात सुन सास सोच में पड़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें ना तो वो रश्मि को परेशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है, जिसे देख रश्मि परेशान हो जाती है। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं। तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है। शांति इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं, मेरी सोच है। प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? इतनी अच्छी बातें मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती। क्या आप भी? आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी, उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो। वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना। अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है, मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है। वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं। मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे, तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं, यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी, शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी। आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है, इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर, एली घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने। अमेरिका की बहू ले आई है, पता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले। मैंने गांव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे, जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे। चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए।
मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है। एली बहू जरूर आना। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में 2 अमेरिका की बहू आ जाती हैं। मामा की बहू। एली, तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है, मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर। वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन, वो मामा जी की बहू है ना? कौन, वो अमेरिका वाली? हम लोगों की देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से ना लड़की को देखा था ना कभी बात की। वैसे क्यों, क्या हो गया उसे? वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है। वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें? ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो यह मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से हैं। हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू लाकर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में वाइन का ग्लास, और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली, कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा? अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है। जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर, हम लोग आपको सिर्फ बताने आए थे। अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो? मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है। तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं,
फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे, पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती।
चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।